इस समय देश के अंदर हजारों समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। आईसीयू के बाहर कोविड पेशेंट्स की लाइन, इकोनॉमी जो खुद आईसीयू के अंदर पड़ी हुई थी, बेरोजगारी, डिप्रेशन, भुखमरी, तूफान, करण जौहर, अर्थक्वेक, यू नेम इट। 2020 के में इतने महीने नहीं आएंगे जितने प्रॉब्लम्स के साथ ये साल आया है। केबीसी के एपिसोड की तरह हर नए महीने में कोई नया प्रॉब्लम छेड़ दिया जाता है और उसके कोई सिंपल जवाब नहीं होते हैं। जवाब दे दो तो कोई 1 करोड़ रुपए भी नहीं मिलते हैं। और इस सब के बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो देश के बाहर पनप रही हैं, माने देश के अंदर रायता और पड़ोसी का भी। Coming out of the Galwan Valley in that violent face-off that happened between Indian and Chinese troops. A statement that's been put out by the Indian Army late last night said that 20 of our personnel have been martyred. Was the fierce clash between India and Chinese forces at Galwan Valley, which left 20 Indian soldiers dead, a result of intelligence failure. जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों में लद्दाख की गालवान घाटी में चाइनीज आर्मी घुस आई और उनकी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प भी हो गई। इस घटना के बाद बॉर्डर पर 20 जवान शहीद हुए और न्यूज चैनल पर जंग छिड़ गई। ऐसा मानो सुधीर और अर्नब ना इतने भड़क गए कि अब वो खुद ही ना घुड़सवारी करके जाएंगे और चीन से बदला लेकर आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम भारत को चाइना से ही नहीं है। पाकिस्तान तो पैदा होने से ही प्रॉब्लम करते आया है, लेकिन अब नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, यहां तक कि इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं। आज के देशभक्त के इस एपिसोड में हम पता लगाएंगे कि क्या ये जो इंडिया बॉयकॉट वाली जो फीलिंग है ये हमारे नेबरहुड कंट्रीज में इतनी क्यों पनप रही है और हमने कहां गलती कर डाली। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जो इंडिया सार्क, एशियान और बिम्स्टेक जैसे बड़े बड़े अलायंसेस में एक मेजर प्लेयर रह चुकी है, उसी गालवान क्राइसिस में इंडिया को किसी भी नेबरिंग कंट्री का कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। अब तो रशिया भी मीडिएशन करने से साफ इनकार कर रही है। इससे ज्यादा सपोर्ट तो आमिर सिद्दीकी को टिकटॉकर कम्युनिटी से मिल जाता है जितना इंडिया को ना मिला। और यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश से हमारे रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि शायद जिस बॉर्डर का खतरा 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 बताकर सरकार ने सत्ता तो बचा ली, अब वही बॉर्डर खतरे में है। देखिए, नॉर्मली जब भी हम सीमा पर कोई भी तनाव की खबर सुनते हैं तो दो चीजें सिर्फ दिमाग में आती हैं। एक तो सियाचिन में पाकिस्तान और दूसरा इंडिया में इलेक्शन। लेकिन इस बार गालवान में पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के पप्पा से लड़ाई हो गई। पर क्यों? क्योंकि पिछले साल से ही जी के सामने लुंगी डांस चल रहा था और उससे पहले प्रधानमंत्री वुहान में जाके प्री कोविड फोटोशूट भी करा रहे थे। इनफैक्ट मोदी और जी 2014 से लगभग 18 बार मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री 5 बार चाइना जा चुके हैं। अरे इतना तो कोई भी प्रधानमंत्री आज तक 70 सालों में नहीं गया है। तो इतनी नजदीकियों के बावजूद इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? ये कोई पति पत्नी वाला रिश्ता तो है नहीं, बाय द वे। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि लद्दाख स्टैंड ऑफ की वजह आर्टिकल 370 का हटना और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना, अक्सई चिन्ह में उसको शामिल करना है। लेकिन सच में यह भी हो सकता है कि चाइना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपैंड कर रही है, अपने जो रोड्स बना रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके लिए और भी टेरिटरी एक्सपैंड कर रही है, इंडिया को पुश बैक कर रही है। बट बॉर्डर पर एक दूसरे को कूट देना चाइना की कूटनीति का एक छोटा सा हिस्सा है और इस कूटनीति को टीवी तोड़कर, चाइना को बॉयकॉट करके नहीं, बल्कि इंडिया को चाइना का डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव बनाकर, इन्वेस्टमेंट बुलाकर और एक ग्लोबल अलायंस बनाकर ही हम उनको हरा सकते हैं। इसके बारे में हमने इस एपिसोड में डिटेल में आपको बताया है। अब आपको पता ही होगा कि चाइना के साथ साथ आजकल नेपाल भी बॉर्डर खेल रहा है हमारे साथ। अरे वही छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा नेपाल, जहां जाने के लिए हमें पासपोर्ट तक की जरूरत नहीं पड़ती थी कुछ ही दिनों पहले तक। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2015 में जब मधेसीज ने नेपाल में रिबेलियन किया था तो इंडिया ने एक जबरदस्त इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया था जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा था और कुछ लोग कहते हैं उनकी मेंटालिटी और उनके आउटलुक की तरफ भी गहरा असर पड़ा था। और रिसेंटली अपने एंशिएंट हिस्ट्री पर जोर देने वाली पॉलिटिक्स के चलते नेपाल जैसी छोटी सी कंट्री भारत से दूर और चाइना की गोदी पे जाकर बैठ गया। और अब चाहे बॉर्डर पर एंटी इरोजन काम रोक के या इंडिया में फ्लड रिस्क बढ़ा के या एंटी इंडिया सॉन्ग चला के, नेपाल वो कहते हैं ना आंख दिखा रहा है। और हाल ही में नेपाल सरकार ने एक अमेंडमेंट पास किया और कई जगह जो इंडिया अपना मानती है उसको नेपाल के मैप में ऑफिशियली शामिल कर लिया
हैशटैग नेपाली मास्टर स्ट्रोक। और ये अमेंडमेंट लाकर कंट्रोवर्शियल टेरिटरीज अपने हिस्से में करने से सिर्फ इंडिया नेपाल के रिश्तों में ही दरार नहीं पड़ी है, आह रिश्तों में दरार एंड ऑल, आह पूरा एकदम शायराना मूड। एनीवेज, सीएए के आने के बाद बांग्लादेश से भी हमारे रिश्ते खराब होने लगे, क्योंकि जब हमने उनको माइनॉरिटी परसिक्यूशन का इल्जाम लगाया उन पे, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके होम मिनिस्टर, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, पार्लियामेंट स्पीकर ने अपना इंडिया विजिट ही कैंसिल कर दिया। बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को गलियाकर हमने वोट तो बटोर लिए यहां, लेकिन बांग्लादेश के साथ रिलेशंस हमने खराब कर लिए। अब बांग्लादेश को कोई दूध पीता बच्चा तो आप नहीं समझ सकते हो, दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। क्या इस सिचुएशन को हम बेहतर हैंडल कर सकते थे? क्या हम एक बेटर डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी के साथ एनआरसी सीएए के खेल में बांग्लादेश को भी, उनके साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकते थे? अब भाई अकड़ है तो घमंड है, तो इंडिया ने अपने एक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशंस बिगाड़ने के पूरे चांसेस खुद ही बनाए हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने हाल ही में बांग्लादेश इंपोर्ट से 97% टैरिफ्स हटा दिए हैं फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। बांग्लादेश की पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो चाइना उन्हें 97% टैरिफ डिस्काउंट दे रही है। हम उन्हें माइनॉरिटी परसिक्यूटर बता रहे हैं, दिनेश कार्तिक उन्हें T20 मैच नहीं जीतने देता है। चलो इस रेट पे बांग्लादेश भी गया, और सीएए की वजह से सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं और भी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो चुके हैं। सीएए और कश्मीर को लेकर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद ने भी इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, और उसके बदले में हमारी सरकार ने मलेशियन पाम ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया। हैशटैग करारा जवाब टू मलेशिया। बेसिकली सरकार ने बोला कि यार हम अपने घर वालों की नहीं सुनते, तुम तो खैर पड़ोसी हो, चुपचाप बैठ जाओ। सीएए के चलते इंडोनेशिया और ईरान ने भी इंडिया का काफी विरोध किया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जावेद जरीफ ने अपने ट्वीट में तो ठगरी शब्द का भी इस्तेमाल किया हमारे लिए। अब इंडिया से लड़ाई की बात हो रही है और पाकिस्तान का हम नाम नहीं ले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अरे देयर कांट बी अ बैचलर पार्टी विदाउट अ परफॉर्मर। जहां ईस्ट साइड में हमारी नेबरहुड पॉलिसी खराब हो रही थी, वेस्ट साइड में पाकिस्तान और भी चौड़ हो रहा था। इनफैक्ट जब देश कोविड और चाइना की लड़ाई में बिजी था, पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने में 2000 बार से ज्यादा सीज फायर वायलेशंस किए हैं। जी हां, 2000 बार। लास्ट टाइम इतने राउंड तो सिर्फ फैजल खान ने रामाधीर को मारे थे। और इससे पहले कि आप मुझे आईएसआई एजेंट बोल दो, मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान से इंडिया के ट्रेड रिलेशंस भी सही नहीं जा रहे हैं। वहां भी बॉयकॉट सबने खेलना शुरू कर दिया है। श्रीलंका इंडिया का सदर्न पेनिनसुला में एक बहुत ही अहम पड़ोसी है, बट मोर इंपॉर्टेंटली एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बनता है। लेकिन श्रीलंका भी हमारे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल चुका है। श्रीलंका को चाइना ने डेट ट्रैप में फंसाकर हम्बनटोटा का पोर्ट 99 साल के लिए अपने कब्जे में कर लिया है, उसको अपनी एक इकोनॉमिक टेरिटरी बना ली है। सिर्फ यही नहीं, जनवरी में शी जिनपिंग म्यांमार गए और उन्होंने यांगोन सिटी सीपोर्ट और इंडस्ट्रियल जोन्स के ऑफर के साथ वहां भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल कर ली। मतलब जब हम यहां ट्रेड वॉर की सोच रहे थे, तब तक चाइना ने श्रीलंका और म्यांमार जैसी कंट्रीज को अपने वश में, अपने मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए, अपने इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली थी। बेसिकली बोले तो चाइना ने हमें, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। नॉर्मली दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पर हमारे केस में दोस्त का दोस्त दुश्मन है। 2014 में पावर में आने के बाद मोदी जी ने सबसे पहला काम सार्क मेंबर्स को स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया था। एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, प्रधानमंत्री के पहले टर्म के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बहुत सफल भी रही। दूसरे टर्म में सब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह सब तब जब प्रधानमंत्री 2000 करोड़ रुपए के फॉरेन ट्रिप्स लगा चुके हैं, और अपनी फॉरेन पॉलिसी के दम पर मोदी सरकार ने लोकसभा में इलेक्शंस में वोट भी बटोरे हैं। दुख की बात यह है कि जब चाइना हमारे नेबर्स को हमसे अलग कर रहा था, स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर रहा था, उन्हें खरीद रहा था, तब हम सो रहे थे। एक्चुअली हम सो नहीं रहे थे, उस समय हम भी खरीद रहे थे। हम एमएलएज, हम एमपीज खरीद रहे थे, हम भी स्ट्रेटेजी बना रहे थे। हमारी सरकार काफी बिजी थी स्टूडेंट्स पर डंडा बरसाने के लिए, उनको अरेस्ट करने में ही बिजी थी। ऑन अ सीरियस नोट, ये समय देश के लिए बहुत ही जरूरी है। महामारी से जूझ रहे हैं हम लोग, इसलिए इस वक्त हमें पहले से कई ज्यादा तरीके से अपने विदेशी नीति या फॉरेन पॉलिसी पर ध्यान देना होगा। वो जिनीवा, रशिया, डोनाल्ड ट्रंप वाला नहीं, अपने पड़ोस वाले फॉरेन पॉलिसी की। अब आप बोलेंगे अरे देशभक्त ये सब छोड़ो, पहले अस्पताल में बेड लगवाओ, पेट्रोल सस्ता करवाओ, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका बाद में देखा जाएगा।
पर इस क्राइसिस के वक्त हमें अपने पड़ोसी देशों से बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब इकोनॉमी की वाट लगी हो, एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरी तरीके से लड़खड़ा चुका हो और हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर चुका हो, सरकार कंफ्यूज नजर आ रही है और बॉर्डर्स पर टेंशन बढ़ती हुई जा रही है, चीन और भी एग्रेसिव होता जा रहा है, द लास्ट थिंग दैट वी वांट इज अ फेल्ड फॉरेन पॉलिसी एंड एन इवन मोर हॉस्टाइल नेबरहुड। तो थोड़ी अकड़ कम कर सकते हैं और थोड़ा भाईचारा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो देश तो मानने के लिए तैयार है सब चंगा सी। ये एपिसोड अगर थोड़ा सा टेक्निकल हो गया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जब हम लोग ने रिसर्च करने की कोशिश की कि ये चीन जो इतनी एग्रेसिवली आ रहा है इंडिया पे, हावी हो रहा है, तो दूसरे देश जो हमारे नेबरहुड है, जिसका इंडिया एक समय पर बिग ब्रदर था और हम लोग दे यूज्ड टू लुक अप टू अस, वो क्या कर रहे हैं, श्रीलंका क्या कर रही है, बांग्लादेश क्या कह रही है, नेपाल के साथ इतने प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, तो एक क्लियर पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि इंडिया इतना एग्रेसिव रह चुका है, इंडिया इतना एरोगेंट रह चुका है हमारे नेबर्स के साथ, स्पेशली ऑफ लेट, जिसके वजह से हमसे सब खफा हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, आप 370 को भी भूल जाइए, CAA के वजह से बहुत सारे नेबर्स हमसे भी खफा हैं। और जब चाइना स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर रहा था हमारे आसपास, तब हम इंटरनल पॉलिटिक्स में और इंटरनल स्ट्रेटेजी में और गद्दी बचाने में ही काफी बिजी रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको बस ये दिखाने के लिए है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, ये आपको बताने के लिए हमने ये एपिसोड बनाया। कैसा एपिसोड लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ऑफ कोर्स मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं kadakmerch.com/देशभक्त पे जाके, एंड मेंबर जरूर बनिए। हमने एवरी वीक अब एक्सक्लूसिव चैट्स, कॉन्वर्सेशंस, डिबेट्स भी शुरू किए हैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे। डिस्कॉर्ड सर्वर का एक्सेस आपको मिलेगा जब आप मेंबर बनोगे, या तो देशभक्त ऑन पेट्रियन, PATREON, patreon.com/देशभक्त, या फिर ज्वाइन बटन दबा के, जो कि राइट इधर कहीं है, ज्वाइन बटन। Thanks for watching. More episodes coming up.